बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक राजा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके 3 बेटे थे। तीनों नौजवान और बहादुर थे, इतने कि कोई उनकी बहादुरी का वर्णन नहीं कर सकता था। कुछ दिन बीत गया, राजा के तीनों पुत्र विवाह योग्य हो गए। राजा चारों ओर अपने पुत्रों के लिए कन्या तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी कन्या उसकी पुत्र के बराबर नहीं मिले तो वो परेशान हो गए। एक दिन राजा ने निराशा कर सभी पुत्रों को बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे लिए योग्य कन्या ढूंढ सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें ही अपने लिए कन्या ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग अपने तीर कमान लो, अपने मजबूत कमान की डोरी खींचो और अपने तीरों को छोड़ दो। जिसके आंगन में तुम्हारा तीर जाकर गिरेगा, उसी घर की लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक जमींदार के घर में जाकर गिरा, जहां स्त्रियां रहती थी। दूसरे राजकुमार का तीर एक बहुत ही अमीर सौदागर के लाल छज्जे पर जाकर गिरा, जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। सबसे छोटे राजकुमार का तीर बदकिस्मती से एक दलदल में जाकर गिरा, जहां उसे एक डरावनी मेंढकी ने पकड़ लिया। छोटा राजकुमार अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या वो मेरे बराबर की है? नहीं पिताजी, निश्चित रूप से वो मेरे बराबर की नहीं है। पिता ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अब मेंढकी से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही तुम्हारी किस्मत है। इस तरह तीनों भाइयों की शादी कर दी गई। सबसे बड़े बेटे की जमींदार की बेटी से, दूसरे बेटे की अमीर सौदागर की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की एक मेंढकी से। कुछ समय बाद राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह मेरे लिए रोटी बनाकर रखें। छोटा राजकुमार जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसका मन बुझा हुआ था। मेंढकी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, मेरे प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या आज महल में कोई बुरी बात हो गई है? छोटा राजकुमार बोला, हाँ, बुरी बात ही तो हो गई है। मेरे पिता चाहते हैं कि तुम कल सुबह उनके लिए रोटी बनाओ। राजकुमार, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम आराम से जाकर सो जाओ। सुबह का समय शाम के समय से ज्यादा अच्छा सलाहकार होता है। अपनी पत्नी की सलाह मांगकर राजकुमार सोने चला गया। उसके जाने के बाद मेंढकी ने अपनी मेंढकी वाली खाल उतार दी और अब वो एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बन गई थी। वो घर के बाहर निकली और उसने आवाज लगाई, ओह मेरी दासियों, तुरंत आओ और मेरे लिए कल सुबह के लिए एक सफेद रोटी बनाओ, बिल्कुल वैसी ही रोटी जैसी मैं अपने पिता के शाही महल में खाया करती थी। सुबह जब राजकुमार मुर्गे की बांग के साथ जागा तो उसने देखा कि उसकी रोटी तैयार है। वो रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती है। वो रोटी दोनों तरफ से सुंदर मूर्तियों, शहरों और किलों से सजी हुई थी और अंदर से बर्तन की तरह सफेद और पंखों की तरह मुलायम थी। राजा वो रोटी देखकर बहुत खुश हुआ और छोटे राजकुमार को विशेष धन्यवाद दिया। राजा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब एक और काम है, तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह तक मेरे लिए एक कालीन बनाकर दे। छोटा राजकुमार फिर मुंह लटकाए घर आया। उसकी मेंढकी पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, मेरे प्यारे राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस रोटी को देखकर खुश नहीं हुए? राजकुमार बोला, नहीं, उसी से तो वो बहुत खुश थे, पर अब मेरे पिता चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबह तक एक कालीन बनाओ। तुम चिंता मत करो और सोने जाओ। मेंढकी ने कहा, सुबह का समय हमारी जरूर सहायता करेगा। ये सुनकर राजकुमार सोने चला गया। मेंढकी फिर से एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई और बाहर आकर जोर से आवाज लगाई, ओ मेरी प्यारी दासियों और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास एक नए काम के लिए आओ। मेरे लिए एक ऐसा रेशमी कालीन बनाओ जैसा कालीन मैं अपने पिता राजा के महल में बैठते समय इस्तेमाल किया करती थी। जैसे ही राजकुमारी ने ये कहा, तुरंत ही उसकी दासियों ने उसके लिए एक अद्भुत रेशमी कालीन तैयार कर दिया। सुबह जब मुर्गों ने बांग दी, छोटा राजकुमार जागा और वहां दुनिया का सबसे सुंदर रेशम का कालीन रखा हुआ था। ऐसा कालीन जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उस कालीन में चमकीले रेशमी धागों के बीच सोने और चांदी के तार भी बुने हुए थे। वो कालीन तो बस तारीफ के काबिल ही था। राजा ने जब वो कालीन देखा तो वो बहुत खुश हुआ और छोटे राजकुमार को इतने सुंदर
कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा ने एक नया आदेश दिया, अब की बार मैं अपने सुंदर बेटों की सुंदर पत्नियों को देखना चाहता हूँ। उन्हें कल दरबार में प्रस्तुत किया जाए। राजकुमार फिर से उदास चेहरे के साथ कमरे में आया। उसे देखकर उसकी पत्नी मेटकी ने पूछा, प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या महल में किसी ने कोई बुरी बात कह दी है? हाँ, बुरी बात तो कह दी है, राजकुमार बोला। मेरे पिता ने आदेश दिया है कि हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को उनके सामने पेश करें। अब बताओ, मैं तुम्हें उनके सामने कैसे ले जा सकता हूँ? मेटकी धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है, पर इससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो, तुम कल अकेले चले जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम जोर की आवाज सुनो तो डरना मत, बस इतना कहना, एक बदकिस्मत मेंढकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। छोटा राजकुमार मान गया, हालांकि उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन राजा के महल में उसके दोनों बड़े भाई अपने अपनी सुंदर चमकती हुई कीमती कपड़े पहने पत्नियों के साथ पहुंचे। दोनों ने छोटे राजकुमार का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि वो अकेला ही आया था। भाई, तुम अकेले क्यों आए हो? उन्होंने हंसते हुए पूछा, अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हारे पास उसे ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं है? तुम्हें सुंदर पत्नी मिलती भी कहां से? एक ने कहा, हम तो शर्त लगाते हैं कि उसके पूरे दलदल के राज्य में ऐसी सुंदरता कोई दूसरी नहीं होगी। और वे हंसते रहे। तभी अचानक एक बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। पूरा महल कांप गया। वहां बैठे सभी मेहमान डर गए, लेकिन अकेला छोटा राजकुमार शांत खड़ा रहा। फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी मेंढकी अपने बक्से में आ रही है। सभी ने देखा, लाल रंग की उड़ती हुई एक सुनहरी गाड़ी जो 6 सफेद घोड़ों से जुटी थी आकर रुकी। उसमें से एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उतरी। उसने अपना हाथ अपने पति की ओर बढ़ाया। छोटा राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसे ओक की लकड़ी से बनी भारी भरकम मेजों की ओर ले गया, जिन पर बर्फ जैसी सफेद मेजपश बिछी थी। वहां बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे थे, ऐसे जो केवल पीओं के देश में ही मिलते थे। सभी मेहमान खुशी से खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। राजकुमारी ने गिलास से थोड़ा सा शराब पिया और जो बच गया वो अपनी दाई आस्तीन में डाल लिया। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनकी हड्डियां भी अपनी दूसरी आस्तीन में रख ली। दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने जब ये देखा तो उन्होंने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। जब भोजन समाप्त हुआ तो सभी लोग नृत्य के लिए उठे। सुंदर राजकुमारी, जो वहां एक चमकते तारे जैसी लग रही थी, सबसे पहले आगे आई। वो पहले राजा के सामने झुकी, फिर सभी मेहमानों को प्रणाम किया और उसके बाद अपने प्रसन्न पति छोटे राजकुमार के साथ नाचने लगी। नृत्य करते समय राजकुमारी ने अपनी बाई आस्तीन हिलाई तो कमरे के बीचों बीच एक झील प्रकट हो गई, जिससे वातावरण ठंडा हो गया। फिर उसने अपनी दाई आस्तीन हिलाई तो उसमें से सफेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। राजा, सभी मेहमान, नौकर, यहाँ तक कि कोने में बैठी भूरी बिल्ली तक राजकुमारी की सुंदरता और चमत्कार देखकर हैरान रह गए। छोटे राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो ईर्ष्या से जल उठी। जब उनके नृत्य का समय आया तो उन्होंने भी राजकुमारी की तरह अपनी बाई आस्तीन हिलाई, लेकिन उसमें से शराब चारों ओर फैल गई। फिर उन्होंने दाई आस्तीन हिलाई तो उसमें से हंसों के स्थान पर उनकी हड्डियां निकलकर सीधे राजा के चेहरे पर जा गिरी। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उन्हें महल से बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया। छोटा राजकुमार ये सब देखता रहा, फिर वो चुपचाप वहां से निकल गया। वो तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी की मेंढकी की खाल ढूंढकर उसे आग में डालकर जला दिया। जब राजकुमारी घर लौटी तो उसने अपनी मेंढकी की खाल ढूंढनी चाही, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति से कहा, ओ प्रिय, ये तुमने क्या किया? अब तो इस मेंढकी की बदसूरत खाल को पहनने का केवल थोड़ा ही समय बाकी था। बस कुछ ही समय में हम हमेशा के लिए एक साथ खुश रह सकते थे, पर अब तुम्हें मुझे एक दूर देश में ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा देश जिसका रास्ता कोई नहीं जानता और जो एक दूसरे देश के महल में स्थित है। इतना कहकर वो एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। छोटा राजकुमार
ये देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। किसी को नहीं पता था कि ये सफर कितना लंबा होगा। चलते चलते एक दिन वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। उसने विनम्रता से अपना सिर झुकाया तो बूढ़ा बोला, बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और कहाँ जा रहा है? छोटे राजकुमार ने उसे बिना कुछ छिपाए अपनी बदकिस्मती की पूरी कहानी सच सच बता दी। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, तो तूने उसकी वो मेंढकी वाली खाल जला दी। ये तूने बहुत बड़ी भूल की। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजकुमारी अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान थी। उसका पिता अपनी बेटी की बुद्धिमानी से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने उसे 3 वर्षों तक मेंढकी बने रहने का श्राप दे दिया था। पर मुझे तुझ पर दया आती है और मैं तेरी सहायता करना चाहता हूं। ले, ये एक जादुई गेंद है, इसे अपने सामने फेंक देना। ये जिस दिशा में जाएगी तू भी उसी दिशा में उसके पीछे पीछे चलता जाना। छोटे राजकुमार ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसकी दी हुई जादुई गेंद को अपने सामने फेंक दिया। अब वो जहां भी गेंद जाती, छोटे राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। चलते चलते वह एक फूलों से भरे मैदान में पहुंच गया। वहां उसे एक जंगली भालू मिला। छोटे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और जैसे ही उसे मारने ही वाला था, भालू बोल पड़ा, ओ दयालु राजकुमार, मुझे मत मारो। कौन जानता है किस दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। राजकुमार ने दया करके भालू को छोड़ दिया। वहां धूप में एक सफेद सुंदर बत्तख उड़ती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने फिर से अपना तीर कमान उठाया ही था कि बत्तख भी बोल पड़ी, ओ भले राजकुमार, मुझे मत मारो, एक दिन मैं अवश्य तुम्हारे काम आऊंगी। राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक बड़ा खरगोश मिला। उसने फिर तीर कमान निकाला ही था कि तभी खरगोश बोल पड़ा, मुझे मत मारो, ओ बहादुर राजकुमार, मैं भी जल्द ही तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने के बाद वो एक समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां रेत पर एक बड़ी मछली तड़प रही थी, जैसे कि मरने ही वाली हो। मछली बोली, और राजकुमार, मुझ पर दया करो, मुझे समुद्र के ठंडे पानी में वापस फेंक दो। राजकुमार ने ऐसा ही किया और फिर समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। गेंद उसे एक झोपड़ी तक ले आई। ये एक अजीब सी छोटी झोपड़ी थी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी। राजकुमार ने कहा, छोटी झोपड़ी, मैं चाहता हूं कि तू अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले। और झोपड़ी ने सच में अपना दरवाजा राजकुमार की ओर घुमा लिया। राजकुमार अंदर गया तो देखा कि वहां एक जादूगरनी बैठी है। वो इतनी बदसूरत थी कि राजकुमार ने पहले कभी किसी को इतना डरावना नहीं देखा था। जादूगरनी ने पूछा, और राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार गुस्से से बोला, ओ बूढ़ी बुरी औरत, क्या तुम्हें थके हुए मेहमान से इस तरह सवाल करना ही सिखाया गया है? पहले कुछ खाने पीने को दो, हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा गर्म पानी दो, फिर बात करो। ये सुनकर जादूगरनी ने राजकुमार को भरपेट खाना दिया, पीने के लिए कुछ दिया और हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी दिया। राजकुमार थोड़ा ताजा हुआ तो उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो अपनी पत्नी को खो चुका है और अब उसकी बस एक ही इच्छा है, उसे वापस पाना। जादूगरनी बोली, मुझे सब मालूम है। आजकल वो एक शैतान के महल में है। वो शैतान बहुत ही भयानक है और दिन रात उसकी रखवाली करता है। कोई भी उससे नहीं जीत सकता क्योंकि उसकी मौत एक जादू की सुई में है। वो सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है। वो खरगोश एक बक्से के भीतर है और वो बक्सा एक ओक के पेड़ की डालियों में छिपा है। शैतान उस ओक के पेड़ की भी दिन रात पहरेदारी करता है। ये सब किसी भी खजाने से ज्यादा कठिन है। फिर जादूगरनी ने राजकुमार को बताया कि वो ओक का पेड़ कहाँ मिलेगा। सुनते ही राजकुमार उधर चल पड़ा। जब उसने ओक का पेड़ देखा तो वो बहुत निराश हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि काम कहां से शुरू करे। तभी वहां उसका जान पहचान वाला वही जंगली भालू आ गया। वो सीधा पेड़ के पास गया और उसे जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ जैसे ही गिरा उस पर रखाबक सा भी नीचे गिर पड़ा। बक्सा गिरते ही टूट गया। बक्सा टूटते ही उसमें से एक बड़ा खरगोश निकलकर भाग गया। तभी राजकुमार ने देखा कि उसका वही परिचित बड़ा खरगोश कहीं से आया और भागते हुए उसके पीछे लग गया। राजकुमार वाला बड़ा खरगोश शैतान के उस बड़े खरगोश को पकड़कर तुरंत ही फाड़ दिया। जैसे ही खरगोश फटा
उसमें से एक भूरी बतख निकली और आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ गई और फिर गायब हो गई। लेकिन राजकुमार की सुंदर सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उड़ते उड़ते उसे मार गिराया। बतख के मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा और सीधा समुद्र के नीले पानी में जा गिरा। ये देखकर राजकुमार की जाही सूख गई। उसने सोचा, अब वो उस अंडे में से सुई कैसे निकालेगा, वो शैतान को कैसे मारेगा और फिर अपनी सुंदर राजकुमारी को कैसे पाएगा। तभी उसने देखा कि वही बड़ी मछली जिसे उसने पहले समुद्र में वापस छोड़ा था, समुद्र से बाहर आ रही है और उसके मुंह में वही बतख का अंडा था। मछली ने अंडा लाकर समुद्र किनारे की रेत पर रख दिया। राजकुमार ने तुरंत अंडा उठाया, उसे फोड़ा और उसमें से वो जादुई सुई निकाल ली जिस पर शैतान की जिंदगी निर्भर थी। उसी क्षण शैतान की सारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राजकुमार उस सुई को लेकर शैतान के राज्य में गया और उसी जादुई सुई से उसे मार गिराया। फिर उसके एक महल में उसे अपनी सुंदर पत्नी भी मिल गई। राजकुमार उसे लेकर अपने घर लौट आया और दोनों खुशी खुशी बहुत दिनों तक साथ रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किस तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।